सेक्शन 17 में हमने सेक्शन 17 से सेक्शन 5 जो ब्लॉक क्रेडिट था वो देख लिया। पहले हमने क्या किया, ब्लॉक क्रेडिट देखा। ब्लॉक क्रेडिट कौन सा है, 17(5). और बाकी 17(1) से अभी स्टार्ट करते हैं। गुड सर्विसेज पार्टली यूज़ कर रहे हो बिजनेस पर्पस के लिए और पार्टली यूज़ कर रहे हो अदर पर्पस। where the goods or services or both are used by the registered person, partly for the purpose of any business and partly for other purpose। समझो आपने कोई लैपटॉप परचेज किया, उसका यूज़ कर रहे हो ऑफिस के काम के लिए भी और पर्सनल वर्क के लिए भी। पार्टली फॉर द पर्पज ऑफ एनी बिजनेस एंड पार्टली फॉर अदर पर्पज। The amount of credit shall be restricted to so much of the input tax as it attributable to the purposes of his business। अब जो बिजनेस के लिए आपने जितना यूज़ कर रहे हो, सपोज कोई भी इनपुट्स है, कोई इनपुट सर्विसेज है, कोई कैपिटल गुड्स है, अगर आप यूज़ कर रहे हैं बिजनेस के लिए और सपोज 50% यूज़ कर रहे हैं बिजनेस के लिए, 50% यूज़ कर रहे हैं अदर पर्पस, तो 50% का जो ITC है उतना ही आपको क्लेम आप कर सकते हो, उतना ही अवेल कर सकते हो, और बाकी 50% आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। द अमाउंट ऑफ क्रेडिट शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू सो मच ऑफ द इनपुट टैक्स। जितना इनपुट टैक्स, जितना परसेंटेज आप यूज़ कर रहे हो बिजनेस पर्पस, उतने का ITC आपको अलाउड होगा, उतना ही रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा और उतना ही अलाउ किया जाएगा। उतना रिस्ट्रिक्ट होगा, परसों अगर अदर देन बिजनेस पर्पज़ है तो आपको ITC आप नहीं ले सकते। बिजनेस पर्पज़ है उतना ITC क्लेम कर सकते हैं। मिस्टर रतन माजगांवकर, अ ट्रेडर, उसका ग्रोसरी शॉप है, प्रोवाइड्स। अब जो इन्फॉर्मेशन है उसके आधार पर हम देखेंगे कि उसका इनवर्ट सप्लाई ऑफ ग्रोसरी स्टोर ₹89,000। द ग्रोसरी प्रोडक्ट सोल्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस 85%, ग्रोसरी प्रोडक्ट यूज इन द मैरिज ऑफ हिज ब्रदर 15%। जो उसने इनवर्ट सप्लाई लिया बिजनेस के लिए यूज़ किया 85%, 15% यूज़ किया। अब ये उसका इनपुट है। इनपुट किसे कहते हैं, अगर मैन्युफैक्चरर है तो वो ABC लेता है और P बनाता है, और ट्रेडर है तो ABC लेगा और ABC को ही बेचेगा। अब उसने कितना बेचा, 85% सेल किया और 15% अदर देन बिजनेस पर्पज यूज़ किया, तो 85% देखेंगे तो वो हो जाता है। ये जो इनवर्ट सप्लाई लिया 85% का, उसके ऊपर जितना भी उसने इनपुट टैक्स पे किया हो उतना वो क्लेम कर सकता है, उसका ITC क्लेम कर सकता है, उसका वो अधिकारी है ITC क्लेम करने के लिए। मिस्टर रतन शैल बी इंटाइटल टू टेक क्रेडिट ऑफ गुड्स वर्थ ₹75,650 एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 17। A registered person is in the business of manufacturing shoes. He gave 50 pairs of shoes to his friends free of cost. ITC on inputs and input services attributable to such 50 pairs of shoes being used for non-business purposes will not be available. उसने जो भी इनपुट टैक्स दिया होगा गुड सर्विसेज और बोथ के ऊपर, इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज फॉर बिजनेस पर्पज है और नॉन बिजनेस पर्पज है, दो पर्पज के लिए यूज किया गया। एलिजिबल होगा बिजनेस पर्पज के लिए जितना यूज किया और बाकी नॉट एलिजिबल होगा। सिंपल है ना, सेक्शन 17(1) क्लियर हो गया। के लिए यूज किया है तो उसका ITC ले लो, पर्सनल यूज का ITC
ITC restricted to goods services used for taxable supplies if the same are used for effective taxable supplies as well as exempt taxable supplies. जो इनवर्ट सप्लाई लिया आउटवर्ड में टैक्सेबल सप्लाई भी है और एग्जाम सप्लाई भी है. सिचुएशन में वेयर द गुड्स और सर्विसेज और बोथ आर यूज बाय द रजिस्टर्ड पर्सन पार्टली फॉर इफेक्टिंग टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाईज under the CGST Act or under the IGST Act and partly for effecting exempt supplies under the said Act. The amount of credit shall be restricted to so much of the input tax as is attributable to the said taxable supplies, including zero rated taxable supplies. टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई और अभी यहाँ पे क्या बोला? हाँ, टैक्सेबल सप्लाई है और जीरो रेटेड सप्लाई है. टैक्सेबल सप्लाई में टैक्स कलेक्ट किया जाता है और जीरो रेटेड सप्लाई में गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आप सेज में सप्लाई कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वहाँ से फॉरेन करेंसी आने वाली है ये इस प्रोसेस में. तो यहाँ पे कोई भी टैक्स कलेक्ट मत करो, लेकिन आईटीसी आपको मिलेगा, आईटीसी मिलेगा. और टैक्सेबल सप्लाई में तो आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, टैक्स कलेक्शन हो रहा है. तो टैक्स कलेक्शन अगर आप कर रहे हो तो इसका जो इनपुट होगा, इनपुट सर्विसेज होगी, कैपिटल गुड्स होगी, उसका आईटीसी अलाउड होगा, वो एलिजिबल होगा, वो एलिजिबल आईटीसी होगा. लेकिन अगर एग्जाम सप्लाई मतलब ये टैक्स फ्री आउटवर्ड सप्लाई है, यहाँ पे कोई टैक्स कलेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसका जो इनपुट होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स जो आपने दिया होगा इसके इनवर्ट सप्लाई के ऊपर जिससे आप एग्जाम सप्लाई कर रहे हो, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट एलिजिबल नहीं होगा. जीरो रेटेड सप्लाई किसे कहते हैं? सेक्शन 16 में IGST एक्ट में दिया है. जीरो रेटेड सप्लाई मीन्स एनी ऑफ द फॉलोइंग सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, नेमली एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर और अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट. और दूसरा, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 17(5). 17(5) में क्या देखा हमने? ब्लॉक क्रेडिट ऑफ द CGST एक्ट. Credit of input tax may be availed for making zero rated supplies, notwithstanding that such supply may be an exempt supply. अगर आप जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हो तो एक्चुअली मार्केट में उसका जो सप्लाई आप करोगे, अगर वो एग्जाम सप्लाई है, इंडियन मार्केट में सप्लाई करोगे, इंडिया में कभी भी सप्लाई करोगे, तो उसका जो इनपुट है उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा. लेकिन अगर वो एक्सपोर्ट करते हो, जीरो रेटेड सप्लाई एक्सपोर्ट करते हो या स्टेज में सप्लाई करते हो, तो उसका भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा. इसके लिए लिखा है नॉट स्टैंडिंग दैट सच सप्लाई मे बी एन एग्जाम सप्लाई. जीरो रेटेड सप्लाई उसका कोई टैक्स रेट जो है वो नोटिफाई किया हो या वो एग्जाम्पशन में चला गया हो. जो प्रोडक्ट है, जो सर्विसेज है, जिसका सप्लाई होता है, आउटवर्ड सप्लाई होता है, कहाँ पे होता है? एक तो देश के बाहर या स्टेज में, दोनों जगह पे. तो एग्जाम सप्लाई भी होगा तो भी उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा. ये इंपॉर्टेंट है. अगर वो 17(5) में ब्लॉक नहीं होगा
तो उसका क्रेडिट मिलेगा। इसका एग्जाम्पल, अ रजिस्टर्ड पर्सन मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट एक्स चार्जेबल टू 18% GST, or product Y chargeable to nil rate of tax, and a product Z which is exported without payment of tax under bond. All the three products are manufactured from common inputs and input services. अब ये कॉमन इनपुट और इनपुट सर्विसेज क्या होते हैं? कॉमन कब बोलेंगे? कॉमन कब बोलेंगे? अभी सपोज आप कंप्यूटर पे बिलिंग करते हो, तो आपने ऐसा नहीं किया है कि एक्स के लिए चलो इसके ऊपर ये कंप्यूटर पे बिलिंग होगा, वाई के लिए अलग कंप्यूटर पे बिलिंग होगा। ये पॉसिबल नहीं है ना ऐसा। ये तो कर लोगे। ऑडिट का क्या होगा? ऑडिट तो सबका होगा। हाँ, एग्जाम सप्लाई का अलग ऑडिट, मतलब उसका सेपरेशन किया नहीं जा सकता, सेपरेशन कर नहीं सकते, तो कॉमन ही हो गया ना। आपने इनपुट परचेज किए, इनपुट्स लिया, तो यूज़ करना है एग्जाम सप्लाई के लिए, तो आप बोलोगे कि जो एग्जाम के लिए जो मटेरियल चाहिए ना वो अलग से ऑर्डर करो, उसका पीओ परचेज ऑर्डर अलग निकालो। जो टैक्सेबल सप्लाई, कुछ मटेरियल जो कंटेंट है वो दोनों में सेम हो सकते हैं। समझो ए बी सी डी एक में लगता है और उसका पी बनता है, तो वो एग्जाम सप्लाई है। और ए बी ई एफ कोई और प्रोडक्ट के लिए लगता है, या और प्रोडक्ट का नाम है के, तो ए बी तो कॉमन है, लेकिन ए बी आप दोनों में यूज़ कर रहे हो। अगर वो आउटवर्ड सप्लाई एक का एग्जाम्प्ट है, एक का टैक्सेबल है, तो आप सेपरेट रखने के लिए, मतलब वो मिक्स नहीं होना चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए, तो अलग रख दिया। तो अलग रख दिया तो जो हमने अलग से लिया है उसका क्रेडिट लेंगे नहीं। लेकिन सारी चीज़ें ऐसे आप सेपरेट नहीं कर सकते, प्रॉब्लम तब आता है, दिक्कत तब आती है। तो यहाँ पे जब ऐसा बोला गया है कि रजिस्टर्ड पर्सन मैन्युफैक्चरर्स अ प्रोडक्ट एक्स chargeable to 18% GST, or product Y chargeable to nil rate of tax, and product Z which is exported without payment of tax, all the three products are manufactured from common inputs and input services. ITC on inputs and input services attributable to product Y, Y का nil rate है, being an exempt supply will not be available. प्रोडक्ट एक्स है, उसका रेट 18% है, उसका इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज है, उसका आईटीसी एलिजिबल आईटीसी होगा, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। वाई का प्रोडक्ट वाई में नील रेट है, तो उसका इनपुट सर्विसेज का क्रेडिट नहीं मिलेगा। तीसरा प्रोडक्ट वाई है जो एक्सपोर्ट करते हैं। अब समझो प्रोडक्ट एक्स का जो भी इनपुट सर्विसेज होगा, और ये जो इनपुट सर्विसेज है जो एक्सपोर्ट करते हैं, उसका अगर एक्सपोर्ट नहीं करते तो वो एग्जाम सप्लाई, फिर भी उसका एक्सपोर्ट करते हैं, तो प्रोडक्ट एक्स में जो इनपुट सर्विसेज यूज हुए उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अब इसमें कंक्लूड क्या करेंगे हम कि गुड सर्विस पार्टली यूज फॉर बिजनेस एंड पार्टली यूज फॉर ऑफिस अदर पर्पज है। तो गुड सर्विसेज यूज फॉर टैक्सेबल सप्लाई आईटीसी मिलेगा, जीरो रेटेड सप्लाई आईटीसी मिलेगा, एग्जाम सप्लाई आईटीसी नहीं मिलेगा। इनपुट टैक्सेस अगर टैक्सेबल आउटपुट में टैक्सेबल है तो आईटीसी मिलेगा, अगर एग्जाम सप्लाई के लिए सप्लाई हो रहा है तो नहीं मिलेगा। ये हमने सेक्शन 17(1) और 17(2) सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 ऑफ 17 सेक्शन, इसमें ये समझ लिया हमने। इंक्लूजन इन एग्जाम सप्लाईज एंड वैल्यूएशन सेक्शन 17(3). The value of exam supply under subsection 2 shall be
such as may be prescribed and shall include supplies on which the recipient is liable to pay tax on the reverse charge basis, transaction in securities, sale of land, subject to clause B of paragraph 5 of schedule 2, sale of building. एग्जाम सप्लाई किसे कहा जाता है, ये हमने देखा है कहाँ पे, जब हमने डेफिनेशन देखा था इसका, एग्जाम सप्लाई में क्या क्या आता है, एग्जाम सप्लाई किसे कहते हैं, एग्जाम मतलब टैक्स फ्री, कौन से गुड्स और कौन से सर्विसेज टैक्स फ्री है, तो कैसे पता चलता है, गवर्नमेंट के पास सेक्शन 11 है जिसमें गवर्नमेंट के पास पावर है जो कुछ गुड्स सर्विसेज को नोटिफाई करेंगे जिसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेना चाहती, जो टैक्स फ्री है, सेक्शन 11 CGST एक्ट का, सेक्शन 6 IGST एक्ट का, और उसमें और कौन से गुड्स होंगे जो एकदम सप्लाई में आते हैं जिसका रेट नील होगा, वो भी एकदम सप्लाई में आते हैं, और तीसरा जहाँ पे कोई गुड्स है सर्विसेज है जिसके ऊपर गवर्नमेंट GST नहीं लगा सकती, नॉट लेविएबल, नॉन टैक्सेबल प्रोडक्ट कौन से है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और अल्कोहलिक लिकर का कंजम्पशन, वो भी शामिल हो जाते हैं एकदम सप्लाई में। इसके अलावा अब यहाँ पे कहा जा रहा है जो वैल्यू ऑफ एकदम सप्लाई अंडर सबसेक्शन 2 में जो एकदम सप्लाई की बात हो रही है उसमें शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब, कुछ रूल बना के उसमें वो बताएंगे रूल में, या फिर शैल इंक्लूड, और इंक्लूड क्या होगा, सप्लाइज ऑन व्हिच द रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स ऑन रिवर्स, जो RCA में आप टैक्स पे करते हो टैक्सेबल है वो एकदम सप्लाई में आएगा, सप्लाइज ऑन व्हिच द रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स, आप पे नहीं करते हो, रेसिपिएंट पे करते हैं, आपने सप्लाई कर दिया, आपके लिए कोई टैक्स पे नहीं करना गवर्नमेंट के पास, तो वो RCA में आ गया। समझो आपने लीगल सर्विस दी, तो लीगल सर्विस में रेसिपिएंट टैक्स देता है, तो आपके अकाउंट में उस लीगल सर्विस के लिए आपने कोई इनवर्स सर्विस ली होगी, जैसे एडवोकेट है, आपको कोई सीनियर से एडवाइस लेना है तो आपने सीनियर से एडवाइस लिया लीगल सर्विस के लिए, किसी और से एडवाइस लिया तो उसके ऊपर टैक्स दिया होगा, और आउटवर्ड में कोई टैक्स कलेक्ट नहीं करना है तो वो एकदम सप्लाई कहा जाएगा, मतलब उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड नहीं होगा, क्योंकि आपने एकदम सप्लाई दिया, आपने कहा टैक्स कलेक्ट किया, आप कलेक्ट नहीं कर रहे हो तो इनवर्ट सप्लाई में टैक्स रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, वो एलिजिबल नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए उसको RCA में रखा, ठीक है ना। सर पर ये लीगल एडवाइजर उसको तो GST नंबर होता नहीं, लीगल एडवाइजर वो उसके सीनियर मतलब वो भी लीगल उसके पास कोई दूसरा भी उसका बिजनेस होगा, उसका कुछ भी, उसमें वो टैक्स कलेक्ट करता होगा, तो इसके लिए क्लियर कर दिया कि अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो और आप बाकी जो आपके आउटवर्ड सप्लाई है सर्विसेज है उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट करने के लिए आपने GST का नंबर ले लिया, रजिस्ट्रेशन ले लिया, क्योंकि आप एलिजिबल, आपका रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य हो गया था एज पर सेक्शन 22 और 24, लेकिन लीगल सर्विस के लिए तो रिवर्स चार्ज ही होगा, उसमें रिसिपिएंट ही टैक्स देगा। अब जब लीगल सर्विस दी यहाँ पे तो किसको दी, कोई कंपनी को दी जिसके ऊपर टैक्स वो कंपनी पे करेगी, और आपने जो इनवर्ट सप्लाई लिया होगा उसका आपको ना कोई टैक्स देना है, क्योंकि जो आपने सर्विस लिया, जो गुड्स लिए फॉरवर्ड चार्ज में उसके ऊपर कोई टैक्स दिया होगा, और लीगल सर्विस ली, यहाँ पे इतना ही है कि अगर वो जो कंपनी को आपने सर्विस दी उसके ऊपर उसको टैक्स देना है
वो टैक्सेबल सर्विस है, लेकिन टैक्स कंपनी देती है। तो उसके लिए, उस सर्विस के लिए आपने कोई पेपर खरीदे होंगे, कोई प्रिंटर के लिए कुछ भी खर्चा किया होगा, वो लीगल सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो एकदम सप्लाई में आ जाता है। बस सिचुएशन में कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ वो करते होंगे, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड इतना है, अगर आप टैक्स नहीं कलेक्ट कर रहे हो, डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं पे कर रहे हो उस सर्विस के अगेंस्ट या उस गुड्स के अगेंस्ट, तो इनवर्ट सप्लाई पे आपने टैक्स दिया भी होगा, तो आपको क्रेडिट्स नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए उसको एकदम सप्लाई में इंक्लूड किया गया है। ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, अब सिक्योरिटी बेचते हैं तो टैक्स नहीं आएगा, क्योंकि सिक्योरिटीज गुड्स में या सर्विस में कवर नहीं होती। सिक्योरिटीज का बेचना ना सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विस है, लेकिन उसका ब्रोकरेज देना पड़ता है। या आपने किसी से बोरो किया होगा तो उसके ऊपर आरसीएम में टैक्स दिया होगा। तो ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, जो ट्रांजैक्शन जो होते हैं उसके ऊपर टैक्स लगता है। मनी के ऊपर और सिक्योरिटी के ऊपर टैक्स नहीं है, मनी और सिक्योरिटी इंक्लूड ही नहीं होते। लेकिन अगर आपने एटीएम से पैसा विड्रॉ किया और आपका जो लिमिट है 2, 3, 5 बार जो भी विड्रॉ करते तो फ्रीली कुछ चार्ज बैंक नहीं लेती, लेकिन अगर छठी बार विड्रॉ किया तो चार्ज लगता है, तो उसके ऊपर जीएसटी आता है। तो ट्रांजैक्शन इन मनी और ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज है, उसके ऊपर अगर टैक्स कुछ पे किया हो तो वो भी एकदम सप्लाई है, तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। सेल ऑफ लैंड है, सेल ऑफ लैंड अगर करते हो तो लैंड भी सेल करने के लिए ब्रोकरेज दिया होगा, उसका भी आईटीसी नहीं ले सकते। जो ब्रोकर है उसने कोई टैक्स कलेक्ट किया हो उसका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एकदम सप्लाई में चला गया। और सब्जेक्ट टू क्लॉज भी, अगर सेल ऑफ बिल्डिंग है, सेल ऑफ बिल्डिंग कब किया? कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने से पहले किया, मिलने के बाद किया, तो बाद में अगर किया हो सीसी आने के बाद तो वो जीएसटी आएगा ही नहीं। लेकिन अगर पहले किया हो तो सब्जेक्ट टू सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज बी ऑफ पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल 2 सेल ऑफ बिल्डिंग। सेल ऑफ बिल्डिंग में टैक्स कलेक्ट भी किया हो तो वो भी एकदम सप्लाई में आता है, उसका भी आईटीसी नहीं मिलेगा, उसका भी आईटीसी नहीं मिलेगा, वो एकदम सप्लाई में ले लो। सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ लैंड, अगर जीएसटी कलेक्ट किया हो, वैसे बिल्डर को भी 1% और 5% जो टैक्स कलेक्ट करते हैं उसका आईटीसी उनको मिलता नहीं, वो रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है नहीं उनको आईटीसी। और अगर उसके सामने उसका परचेज भी रहेगा तो भी नहीं मिलेगा। नहीं मिलता नहीं ना। रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है? रिस्ट्रिक्ट किया तो मतलब क्या है उसका? रेट कम कर दिया गवर्नमेंट ने, रेट कम कर दिया, प्रमोटर को क्या बोला कि आप 1% कलेक्ट करोगे अफोर्डेबल हाउसिंग पे और 5% अदर देन अफोर्डेबल हाउसिंग, और इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड नहीं होगा। वैसे होटल को भी पहले रेट, जीएसटी का रेट 18% किया था और उनको बोला था इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लो। इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं तो क्या हो जाएगा, चीज़ सस्ती पड़ेगी उनको, लेकिन वो चीज़ें उन्होंने रेट बढ़ा के रख दिए। मेनू में उन्होंने बोला भाई जीएसटी आ गया तो 18% जीएसटी हो गया तो रेट बढ़ेगा, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट भी तो मिल रहा है जो आप इनवर्ट सप्लाई ले रहे हो इसके ऊपर। अब वो बोल रहे हैं कि हम लोग क्या सब्जी वगैरह यूज़ करते हैं वो तो एग्जाम्प्ट है, तो कोई हमको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। मसाले वगैरह यूज़ करते हैं, पापड़ वगैरह लेते हैं, उसके ऊपर जीएसटी लगता है तो वो ज़्यादा नहीं है, ऐसा उन्होंने अपना साइड रखा। तो गवर्नमेंट ने बोला आप ज़्यादा से ज़्यादा एकदम सप्लाई लेते हो ना, आपको आईटीसी नहीं मिलता ना, तो छोड़ दो, हम 5% जीएसटी कर देंगे और आईटीसी जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। तो उन्होंने अभी क्या किया गवर्नमेंट ने, रेस्टोरेंट का इनपुट जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपको आता ही नहीं, ऐसा होटल वाले बोल रहे थे। हम ज़्यादातर हम लोग एकदम सप्लाई लेते हैं, हाँ, तो कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है आपका 18% का। अगर आपने आईटीसी अलाउड भी किया है तो हमको ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है,
नहीं बेनिफिट मिल रहा है ना वैसे भी, तो कम कलेक्ट करो और आईटीसी क्लेम ही मत करो। वैसे बिल्डर को किया कि आप लैंड खरीदते हो तो लैंड के ऊपर तो आईटी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है, बाकी सीमेंट और बाकी जो स्टील है और बाकी जो मटेरियल है वो जो आप खरीदते हो उसके ऊपर जो टैक्स पे करते हो और जो आउटवर्ड सप्लाई में कलेक्ट करते हो उसमें से आपको भरना कितना पड़ता है, देखा जाए तो भरना कितना पड़ता है, 5% से ज़्यादा भरना पड़ता है। तो आप 5% मैक्सिमम कलेक्ट करो और इनपुट टैक्स क्रेडिट पे मत करो, इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम मत लो। सेम ही हो गया ना, सेम ही हो गया ना। ऐसा भरने को जो आ रहा है इनवर्ड में कितना दिया और आउटवर्ड में कितना कलेक्ट किया उससे 5% से ज़्यादा ही आप भरते हो देखा जाए तो अगर आपको बोला जाए कि ये सब हिसाब किताब में मत पढ़ो, 5% का आप टैक्स दे दो, वो भी तो कलेक्ट ही करना है ना सामने वाले से, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो हिसाब किताब का जो झंझट है वो बच गया। आप 5% कलेक्ट करो 5% दे दो, 1% कलेक्ट करो 1% दे दो, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन इनपुट जो आप परचेज करोगे वो सीमेंट 100% रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करोगे, कैपिटल गुड्स रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करोगे, और इनपुट जो परचेज करोगे वो 18% रजिस्टर्ड पर्सन से ही लेना पड़ेगा, और अगर उससे कम में लिया तो आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा एज पर सेक्शन 9 सब सेक्शन 4। अनरजिस्टर्ड पर्सन से आप परचेज करते हो तो ही सीमेंट और कैपिटल गुड्स को 100% परचेज करना पड़ेगा रजिस्टर से। ये क्यों किया, एक जगह बेनिफिट दिया एक जगह रिस्ट्रिक्शन दिया। तो सेल ऑफ बिल्डिंग है और सेल ऑफ लैंड है तो उसके ऊपर कोई टैक्स कलेक्ट नहीं होता, कलेक्ट नहीं होता। और अगर 5% वाला है 1% वाला है तो उसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। तो ये एग्जाम सप्लाई है। बाद में पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल 2, तो सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग ये सीसी आने के बाद ही सेल बिल्डिंग हो रही है, अब कोई टैक्स कलेक्ट नहीं हो रहा है, तो वो एग्जाम सप्लाई है। ओके, सब्जेक्ट 2 यहाँ पे बोला, सब्जेक्ट 2 बोला तो सीसी आने से पहले अगर वो सेल कर रहा है तो वो टैक्सेबल सप्लाई, तो वो टैक्सेबल सप्लाई, तब वो एग्जाम सप्लाई नहीं है। लेकिन कोई मतलब भी नहीं है ना, हाँ, मिलता नहीं है उसका भी। लेकिन फिलहाल अभी जब उसका अपॉर्चनमेंट करेंगे तो उसके लिए, और बिल्डिंग का ये भी कहा गया है कि बिल्डिंग का अलग अलग प्रोजेक्ट होगा तो इसका हिसाब अलग रखो, ये बिल्डिंग का अलग वो बिल्डिंग का अलग। तो ऐसा नहीं होगा कि मेरे 2 बिजनेस है, इसका मैं उसमें कर रहा हूँ, तो हो भी नहीं सकता। एक ही नंबर पे 2 बिजनेस कर रहे हो तो भी बिल्डिंग का प्रोजेक्ट का अलग रखने को बोला है। ठीक है, एग्जाम सप्लाई में क्या आएगा यही सबसेक्शन 3 बताता है। जो एग्जाम सप्लाई की बात हम यहाँ पे कर रहे थे, एग्जाम सप्लाई की बात यहाँ पे हमने की, तो एग्जाम सप्लाई में क्या इंक्लूड होगा ये सबसेक्शन 3 ने बताया। ओके, सबसेक्शन 1, 2, 3 हो गए। 4 जो है वो बैंक के लिए, 4 जो है वो बैंक के लिए। अब बैंक का बिजनेस है, बैंक का बिजनेस है तो बैंक एकदम सप्लाई ज़्यादा करती है या टैक्सेबल सप्लाई ज़्यादा करती है? बैंक का मेन इनकम सोर्स क्या है? लोन से इंटरेस्ट मिलता है वो, और लोन से जो इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर जीएसटी नहीं होता, वो एकदम सप्लाई, वो सप्लाई में आता है। पैसा दिया और पैसा यूज करने का चार्जेस मतलब इंटरेस्ट है, वो अर्निंग है उनका, वो एग्जाम्प्ट है, वो एग्जाम्प्ट है, वो एग्जाम सप्लाई है बैंक का। और बैंक के टैक्सेबल सप्लाई कौन से? जहाँ से बैंक कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उससे टैक्स कलेक्ट कर रहा है, ऐसे सप्लाई कौन से है बैंक के?
जैसे हमने बोला ना अभी कि एटीएम से पैसा विड्रॉ किया चार्जेस लगता है, चेक वापस गया चार्जेस लगता है, यही है ना। चेकबुक के चार्जेस हाँ, चेकबुक के चार्जेस लगा रहे, कोई अपने बैंक स्टेटमेंट, चार्जेस लगा हाँ, रहा है, बस। वो सब। ऐसा कितना मिलता होगा? जो समझो बैंक का 1 करोड़ प्रॉफिट हो गया, 1 करोड़ उन्होंने, सॉरी प्रॉफिट नहीं, 1 करोड़ उन्होंने क्या किया, कलेक्शन किया ऐसा, जो उनका इनकम है। इनकम मतलब प्रॉफिट नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक अर्निंग किया उन्होंने। उस अर्निंग में टैक्सेबल कितना है देखा जाए तो 1 करोड़ में 90 लाख 95 लाख तो इंटरेस्ट का होगा, और ऐसे 5-10 लाख उनका जीएसटी इसके ऊपर कलेक्ट किया वो होगा। 50% से ज़्यादा हो सकता है क्या, मुझे बताओ। जो ऐसा एटीएम ये वो करके जो पैसा टैक्स कलेक्ट करे, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला उनको कि आप है ना जो इनवर्ट सर्विसेज लेते हो, जो प्रिंटिंग के लिए कुछ भी लिए पेपर लेते होंगे, उसके ऊपर टैक्स पे करते होंगे। कुछ भी आपने गुड्स इनवर्ट सप्लाई में लिया, सर्विसेज इनवर्ट सप्लाई में ली होगी, तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप 50% ले लो। स्पेशल ऑप्शन बैंक के लिए चलेगा। नहीं तो फिर आप हिसाब किताब रखो, अपॉर्चनमेंट करो, एकदम सप्लाई कितना लिया, हाँ समझो अभी 80% आपका एकदम सप्लाई इंटरेस्ट इनकम हो गया, और 20% बाकी, तो 20% का आईटीसी मिलेगा और 80% का नहीं मिलेगा। बोल दो आपको जो करना है, ये ऑप्शन बैंक को दिया। 50% का तो ऑप्शन बेस्ट था, कुछ हिसाब किताब रखने की जरूरत नहीं। अपॉर्चनमेंट हर महीने अपॉर्चनमेंट करो। अगर समझो मैंने इनवर्ट सप्लाई लिया, मैंने कोई इनवर्ट सप्लाई लिया हो, ओके, मैंने पेपर परचेज किए, पेपर के ऊपर समझो 1000 CGST पे किया है और 1000 AGST पे किया है। और आउटवर्ड में अगर अमाउंट जो एग्जाम सप्लाई का आता है, ₹10 लाख इंटरेस्ट अर्न किया, और बाकी जो अदर टैक्सेबल सर्विसेज दी उसके ऊपर $2,50,000, टोटल कितना हो जाएगा, 12,50,000। ये है 12,50,000 में 2,50,000 ये 20% है, 20% टैक्सेबल सप्लाई है, 80% एग्जाम सप्लाई। अब जो आपने 1000 CGST और 1000 AGST इनवर्ट सप्लाई के ऊपर पे किया होगा, तो इसका ITC कितना मिलेगा, इसका हिसाब कर रहे हैं ना अभी। 100% के लिए 1000, तो 20% के लिए कितना, तो 200 मिलेगा। ऐसा आपको हर बार हिसाब करना पड़ेगा। तो पहले तो हम दिखाएंगे कि IT जैसे इनवॉइस आप रिकॉर्ड कर दोगे, जैसे ही आपने जो इनवॉइस टैक्सेबल सप्लाई की थी, टैक्सेबल सप्लाई के लिए कुछ लिया हो, उसका तो ITC पूरा मिलेगा। लेकिन अभी ये पेपर जो प्रिंट किया, ये इनवॉइस है पेपर का, ये इनवॉइस है, ये पेपर प्रिंट किया कुछ भी काम के लिए, तो इसमें टैक्सेबल सप्लाई के लिए कितना यूज़ किया और एग्जाम सप्लाई के लिए कितना यूज़ किया कोई पता नहीं। एटीएम जो मेंटेन करते हैं, एटीएम कभी ख़राब होता है उसके लिए सर्विसेज लेते हैं, वो रिपेयरिंग मेंटेनेंस सर्विस है, कंप्यूटर की रिपेयर मेंटेनेंस सर्विस है, जो उनका कंप्यूटर नेटवर्क है वो कोई मेंटेन करता होगा, जो रेंट पे करते होंगे बैंक का, बहुत सारी सर्विसेज है जिसके ऊपर उन्होंने GST पे किया होगा। उसको क्या, उसका टैक्सेबल का अलग इनवॉइस लो, अलग इनवॉइस, ये टैक्सेबल सप्लाई का इनवॉइस, तो इसका ITC मिलेगा। ये एग्जाम सप्लाई का इनवॉइस, इसका ITC नहीं मिलेगा, बाजू में रखो, ठीक है। ऐसा अगर कर सकते हैं तो अपॉर्चुनिटी की बात नहीं।
लेकिन मेंटेनेंस, नेटवर्किंग चला रहे, कंप्यूटर का सर्विस ले रहे, वो तो सबके लिए, उसमें एग्जाम सप्लाई भी होता है, टैक्सेबल सप्लाई भी होता है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, ये इनवॉइस है, ये दोनों के लिए यूज़ किया हो। ये इनवॉइस, जो भी इनवॉइस का मैंने लिस्ट निकाला, जो भी इनवॉइसेस निकाले मैंने, ये दोनों के लिए यूज़ किए, 1 2 दोनों के लिए यूज़ किया। टैक्सेबल सप्लाई भी हुआ है इसमें से और एग्जाम सप्लाई भी हुआ है। तो आपको अपॉर्चुनिमेंट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अपॉर्चुनिमेंट कितना हुआ, 80% का आईटीसी नहीं मिलेगा और 20% का मिलेगा। तो जो नहीं मिलेगा आपको, अपॉर्चुनिमेंट का मतलब उसको काट दो, 20% ले लो, 20% का आईटीसी ले लो आप, और 80% को साइड में रखो। 20% का मिलेगा, ये आप ले सकते हो, 80% नहीं मिलेगा। ये हो गया अपॉर्चुनिमेंट। उसको डिवाइड कर दिया तो मतलब वही है ना, काटना पड़ा तब डिवाइड तब होगा ना, डिवाइड मतलब काट दिया उसको। अपॉर्चुन में ये 1000 में से 200 का आईटीसी अलाउड होगा, 800 रुपीज़ का आईटीसी अलाउड नहीं होगा। तो इसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। लेकिन अलग से एग्जाम सप्लाई के लिए अलग से इनपुट या इनपुट सर्विसेज का इनवॉइस बन सकता है, तो अपॉर्चुनिमेंट की बात नहीं है। लेकिन जहाँ पॉसिबल नहीं है वहाँ तो इनवॉइस दोनों के लिए बनता है, तो उसको बोलते हैं कॉमन क्रेडिट, वो दोनों का है। हाँ, बस तभी जो हाँ, तो वो दोनों के लिए यूज किया। अलग है तो कोई बात नहीं है, अलग है तो आपको मालूम है ये इसका आईटीसी नहीं मिलेगा, इसका मिलेगा, लेकिन दोनों के लिए इनपुट या इनपुट सर्विसेज ली है या कैपिटल गुड्स लिया है, तो उसका अपॉर्चुनिमेंट करना पड़ेगा। और उस रेशो में होगा जिस रेशो में आपने आउटवर्ड सप्लाई किया हो। The government may prescribe the manner in which the credit referred to in subsection 1 and 2 may be attributed. टैक्सेबल का सेपरेट रखा है तो आप क्रेडिट ले लो, एग्जाम का सेपरेट रखा है तो डिसअलो होगा, निकाल दिया। लेकिन अगर कॉमन लिया है तो यहाँ पे रूल 42 और रूल 43 बनाया गया, जिसमें तरीका दिया गया है कि किस तरीके से आप इनपुट टैक्स क्रेडिट कौन से अमाउंट पे कितना क्लेम करेंगे वो पता चल जाएगा। रूल 42। मैंने यहाँ पे अभी जो बैंक का बताया, तो मैंने उसका रूल 38 है बैंक का। सेवनटीन 4 में बैंकिंग कंपनी के लिए ऑप्शनल 50% आईटीसी टू बैंक कंपनीज, ओके, financial institution including NFBC. A banking company or a financial institution including a non-banking financial company engaged in supplying services by way of accepting deposits, extending loans or advances shall have the option to either comply with provision of subsection 2. Subsection 2 में क्या कहा, जितना टैक्सेबल सप्लाई के लिए आपने इनपुट लिया है, इनवर्ट सप्लाई लिया है, उसका आईटीसी ले लो। टैक्सेबल के लिए रिस्ट्रिक्ट होगा। या तो दूसरा ऑप्शन, और अवेल ऑफ एवरी मंथ एन अमाउंट इक्वल टू 50% ऑफ द इलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट। इलिजिबल का मतलब अगर वो क्रेडिट ब्लॉक नहीं है, सप्लायर ने दिखा दिया है, पेमेंट कर दिया है, इलिजिबल क्रेडिट निकालो और उसमें से 50% ऑन इनपुट्स, कैपिटल गुड्स एंड इनपुट सर्विसेज इन दैट मंथ, द रेस्ट शैल लैप्स। बाकी लैप्स हो जाएगा, बाकी का आपको आईटीसी छोड़ना पड़ेगा, ओके। और प्रोवाइडेड दैट द ऑप्शन वंस एक्सरसाइज
शैल नॉट बी विड्रॉन ड्यूरिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ईयर के शुरुआत में ही, अप्रैल में ही आप सोच लो क्या करना है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द रिस्ट्रिक्शन ऑफ 50% शैल नॉट अप्लाई टू द टैक्स पेड ऑन सप्लाईज मेड बाय वन रजिस्टर्ड पर्सन टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग द सेम। ब्रांच को ट्रांसफर किया, ब्रांच एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जा रहा है, वो उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं, वो अलग रख दो। ब्रांच छोड़ के जो आपने सप्लाई किया होगा उसके लिए जो इनवर्ट सप्लाई लिया है उसका 50% लैप्स हो जाएगा, 50% आईटीसी मिलेगा। इतना बेनिफिट देने के बाद में 50% का जो ऑप्शन है वो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, ऐसा मुझे लगता है। ओके, तो ये मैंने डिस्कस किया था और उसका रूल 38 है, उस रूल 38 में वही सब लिखा है बस। जब 17.5 अगर वो है, 17.5 वाला ब्लॉक क्रेडिट है तो वो एलिजिबल क्रेडिट नहीं है। Rule 42. रिवर्सल का मतलब, ये रिवर्सल वर्ड है, इसको आप क्या समझते हो? आपको कहा जाए कि रिवर्सल कर दो, मतलब क्या? जैसे गाड़ी आप लेके खड़े हो, आपको बोला चलो गाड़ी पीछे ले लो, रिवर्स ले लो, पीछे ले लो। तो जैसे आपने जहाँ तक आप जिस जगह पे खड़े हो, जिस जगह से निकले थे उधर से आगे आए तो ही वहाँ पहुँचे ना। इस स्पॉट पे आप पहुँच गए, ये स्पॉट पे आप पहुँच गए तो आगे आके ही वहाँ पहुँचे, अब पीछे ले लो बोला। जैसे आपने टैक्स पे किया, आईटीसी क्लेम किया, आईटीसी क्लेम किया 20,000, इसमें से 1,000 ऐसा था जो आपके लिए एलिजिबल नहीं था, तो इसको रिवर्सल कर दो। मतलब जैसे आपने 20 का आईटीसी क्लेम किया था उसको अनक्लेम कर दो 1,000 को। अब अनक्लेम कैसे करेंगे? पिछले महीने मैंने अगर वो राइट क्लेम में करता था, 19,000 का ही अगर मैं क्लेम करता था तो मुझे 1,000 भरने के लिए ज़्यादा आता था पिछले महीने ही। तो अब इस महीने आपको बोला कि रिवर्स कर दो, तो जो आपका अनपेड रह गया था 1,000 उसको इस महीने आप पेड करोगे ना। आईटीसी रिवर्स कर दो मतलब उसको पेड ही करना पड़ेगा। अब एक महीना पहले अगर पे करते तो 1,000 गवर्नमेंट को पिछले महीने ही मिलता, अब इस महीने आप पे कर रहे हो तो एक महीना गवर्नमेंट को लेट मिलेगा, तो इंटरेस्ट तो कहा जाएगा कि आप रिवर्सल करो, तो इसका मतलब आउटपुट लायबिलिटी में उसको ऐड कर दो, एक ऑप्शन। दूसरा, अगर 1,000 की बात है और इस महीने आपका आईटीसी इस महीने आपको भरने को आ रहा है सपोज 35,000, हाँ, और 35,000 भरने को आ रहा है तो इसमें ऐड करने को बोला तो आप 36 करोगे। या दूसरा, इसके ऊपर आप आईटीसी क्लेम कर रहे हो 15,000, तो आईटीसी से 1,000 कम भी किया तो भरने को 16 ही आएगा ना। तो भरने को कितना भी 35 प्लस 15 गया और एक ऐड किया तो 21 आएगा ना भरने को। और 35 में जो आईटीसी क्लेम कर रहे हो 15, वो 15 नहीं करोगे, 14 करेंगे तो भी 21 ही भरने को आएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो पिछले महीने जो आईटीसी क्लेम किया था वो इतना भारी था कि अब इतना आईटीसी नहीं है कि जिससे वो एडजस्ट हो सकता है। 15 में एक एडजस्ट होगा, लेकिन 15 में अगर 20 एडजस्ट करना है तो कैसे अगर नहीं होगा ना। तो रिवर्सल बोलेंगे, तो रिवर्सल जब बोलते हैं तो क्या होता है कि जो अनपेड था तो पेड करोगे तो आउटपुट में ऐड कर दो, या अब इस बार इनपुट कम लो, इस बार इनपुट कम लो। देखो आपने एक सैलरी पर्सन है, वो सैलरी पर्सन
उसका सैलरी सपोज 50,000 है और उसने 60,000 ले लिया कि 10,000 मुझे ज़्यादा दे दो, अगले महीने में आपको जो मेरा सैलरी आएगा उससे आप काट के लो, ये पॉसिबल है। लेकिन उसका सैलरी 50,000 है और उसने 1.5 लाख लिया हो और मैं अगले महीने देता हूँ, तो अगले महीने में कैसे देगा? तो कहीं पे उसने दिया और वहाँ से उसको वापस भी आ गया तो ही वो देगा। तो अगले महीने क्या करेगा? वो सैलरी से एडजस्ट नहीं करेगा, वो एक्चुअल में देगा। सैलरी के ऊपर कोई उसका असर नहीं होगा। हाँ, बस वैसे कर देगा। वैसे यहाँ पे आईटी से रिवर्स कर दो, तो जो आईटी से लिया था मैंने, अब कितना भरने वाला है? 20,000। और कितना भरना है? और 50,000। तो 50 इसमें ऐड कर दो, 70 ले लो मेरे से, बस। और जो इनपुट है उसका कुछ नहीं, जो गवर्नमेंट को देना है गवर्नमेंट देगी, जो क्लेम उसका बनेगा वो देगा, लेगा। बराबर है? जो हिसाब किताब लेन देन है वो एडजस्ट होना चाहिए। जो आपने एक्स्ट्रा क्रेडिट लिया था, जो आपका क्रेडिट नहीं था, कितना गवर्नमेंट को आपको टैक्स पे करना है, या तो आप आईटी से एडजस्ट करो या फिर लायबिलिटी में ऐड करो। दोनों भी तरीके से गवर्नमेंट को जितना पैसा जाना चाहिए उतना ही जाएगा ना। क्योंकि यहाँ पे व्हाट डज रिवर्सल ऑफ आईटीसी मीन्स, बात होगी रिवर्सल की, तो रिवर्सल का मतलब क्या है थोड़ा मैंने बता दिया अभी, ठीक है। इन सर्टन सिचुएशंस इवन इफ द बेसिक कंडीशंस फॉर क्लेमिंग आईटीसी इज सैटिस्फाइड, आईटीसी क्लेम मस्ट बी रिवर्स। बेसिक कंडीशन सैटिस्फाई हो रही है, फिर भी सर्टन सिचुएशंस ऐसी हो सकती है जहाँ पे आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। आईटीसी क्लेम मस्ट बी रिवर्स। रिवर्सल ऑफ आईटीसी मीन्स द क्रेडिट ऑफ इनपुट utilized earlier would now be added to the output tax liability, effectively nullifying the credit claim earlier. अब मैंने एक्सप्लेन नहीं किया होता तो इसका मतलब नहीं समझ सकता। Depending upon when such reversal is done, payment of interest may also be required. वो क्यों? एक महीना पहले गवर्नमेंट को पेमेंट मिलना चाहिए था, एक महीना लेट मिल रहा है तो एक महीने का इंटरेस्ट लगेगा। ये चीज प्रैक्टिकल है। Circumstances. The ITC is required to be reversed under various scenarios defined in CGST Act. Some of those scenarios are summarized below. Scenario क्या? The recipients fails to pay consideration to the supplier, whether fully or partly for a particular supply. ये मैंने दिखाया था ना, ये हमारी बात हुई थी ना। 180 दिन में अगर सप्लायर को पेमेंट नहीं किया तो जितना इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया वो रिवर्स करो। अब समझो पिछले महीने आपने कोई इनपुट टैक्स, पिछले महीने आपको जो टैक्स कलेक्ट हुआ था वो आपने पे कर दिया। इस महीने में आपके पास कोई आउटवर्ड सप्लाई ही नहीं है, कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं है। आप कॉन्ट्रैक्टर हो, अब कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, पिछले महीने एक फेज खत्म हुआ, इनवॉइस बना दिया, पेमेंट आ गया, टैक्स भर दिया। अब इस महीने प्रोग्रेस में काम, लेकिन 6 महीने पहले आपने कोई काम किया था, 6 महीने पहले का जो आपका काम है उसके ऊपर आपने सप्लायर से कुछ सप्लाई लिया था, उसका आपने 80% पेमेंट कर दिया उसको और 20% पेमेंट बाकी है आपका, और उस इनवॉइस को 180 दिन हो गए। अब 20% जो अमाउंट है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट, समझो आपने 5 लाख का माल लिया था जिसका आपने 4 लाख का अमाउंट भी जीएसटी पे कर दिया उसको, और 1,18,000 बाकी है। तो 18,000 का जो आपने क्लेम लिया था वो 180 दिन हो गया उसको, तो आप 18,000 का आपको जीएसटी रिवर्स करना पड़ेगा। अब रिवर्स करेंगे तो पे करने के लिए कुछ है नहीं, और कोई इनवर्ट सप्लाई भी नहीं लिया है, कुछ नहीं लिया इसमें। बारिश का महीना था, काम भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। जुलाई या अगस्त में समझो काम बहुत बारिश हो रही, काम नहीं हो रहा है, तब क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे तो भरना ही पड़ेगा ना, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में देना पड़ेगा। अगर समझो कोई आउटपुट सप्लाई में कुछ नहीं है लेकिन इनवर्ट सप्लाई लिया जिसमें 5 लाख का मटेरियल लिया, तो अगर टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट कलेक्ट पे किया है
तो उसमें 5 लाख का अगर मटेरियल लेंगे तो 90,000 का इनपुट है, तो 90,000 में से 18 एडजस्ट होके बाकी का ही आईटीसी क्लेम करेंगे। 20% जो 18,000 है वो रिवर्स कर देंगे। अगर पॉसिबल है आईटीसी से एडजस्ट करना तो आईटीसी से एडजस्ट करो, अदरवाइज वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा। अब टैली में उन्होंने जो एंट्री दी है, जो एडजस्टमेंट दी है, उसमें क्या होता है, वो इनपुट से ही एडजस्ट करने को बोलते हैं। टैली में करके देखो, वो इनपुट से ही एडजस्ट करने को बोलते हैं। मेरे पास इनपुट ही नहीं होगा तो मैं क्या करूँ, ये दिखा दो। टैली स्टार्ट कर दो और दिखा दो। रूल तो समझ लिया, सेक्शन समझ लिया, अब प्रैक्टिकली उसको अगर अप्लाई करने जाएंगे तो कैसे करेंगे? जिसके पास कॉमन क्रेडिट नहीं है उसको हेडेक नहीं है। हाँ, लेकिन जो दूध भी बेचता है और आइसक्रीम भी बेचता है उसके लिए प्रॉब्लम है। फ्रीजर तो एक ही यूज़ करेगा, फ्रीजर रिपेयर करेगा वही है, मोबाइल यूज़ कर रहा है, कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, सारे उसके जो भी पेमेंट होंगे वो उसका कॉमन क्रेडिट बनेगा, उसके ऊपर जीएसटी जो पे किया सप्लायर को वो। चालू किया मैंने। सितंबर में आ गया 19। ओके, सितंबर में कुछ रिवर्सल है। सितंबर में कोई परचेस नहीं है, कोई सेल नहीं है। स्टार्ट एडजस्टमेंट जीएसटी, रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, नॉन पेमेंट टू सप्लायर, ये रूल 37 सब रूल 2 है, कर दिया। 1 सितंबर को लायबिलिटी पे करना है। अब इसका मुझे जब सप्लायर को पेमेंट कर दूंगा तो आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। अगर समझो ऐसा कोई रिवर्सल है जो आपको आईटीसी नहीं मिलने वाला, मतलब कोई अपने गवर्नमेंट को फाइन पेनल्टीज पे किए जिसका आईटीसी नहीं मिलेगा, तो उसके लिए फिर आप उसको बोलोगे कि एक्सपेंस में डाल दोगे, तो यहाँ पे लेजर आएगा एक्सपेंस का, तो डेबिट में मैं यहाँ पर डाल दूंगा उस नाम से। ये रिवर्स करना पड़ा जो आईटीसी लिया था, जिसका टैक्स कुछ इसमें कुछ फ्रॉड था या कुछ भी था, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स डबल लिया, कुछ भी लिया, तो उसका आईटीसी नहीं मिलता है। तो नहीं मिलता है तो वो रिवर्स करना पड़ेगा, तो उसका आईटीसी एक्सपेंस में चला जाएगा। लेकिन अभी जो आप रिवर्स कर रहे हो 18,000 रुपीज़, उसका सप्लायर को पेमेंट करोगे जिस महीने में, उस महीने में आपको आईटीसी बनेगा। तो अभी तो आपके लिए वो असेट है, तो यहाँ पे आईटीसी असेट हो गई। अगर तो मैं एक लेजर बना दूंगा, टैक्स रिवर्सल, और वो असेट है ना मेरा, जैसा कैश असेट में, बैंक असेट में, वैसे ये फिलहाल के लिए मेरा असेट ही होगा। तो टैक्स रिवर्सल, हाँ, तो इसके लिए उसको मैंने करंट असेट में डाल दिया, करंट असेट में डाल दिया। ये सब कुछ जब नया लेजर बनेगा तो ये सब भरना चाहिए, जो एप्लीकेबल होगा समझ के भरना चाहिए। ओके, ये करंट असेट है, इसका कोई जीएसटी इम्पैक्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो मैंने ये पूरा भर के ख़त्म किया है। इसको कितना है, 18,000 है, 18,000 यहाँ पे लिया, और क्रेडिट में CGST में चला जाएगा 9%। अब अमाउंट, उसका टैक्सेबल अमाउंट 1 लाख जो है वो पे नहीं किया, सॉरी रेट 18%, और 1 लाख पे पे नहीं किया, तो 9% CGST और 9% तो यहाँ पे 9% देना चाहिए ना, 9% 1 लाख के ऊपर, और इसकी GST भी 9% 1 लाख। ये हमने रिवर्सल कर दिया। ये रिवर्सल कर दिया तो इसका बैलेंस शीट में इफेक्ट क्या दिखेगा,
जो अमाउंट होगी यहाँ पे, इसमें वो 9,000 में, ये 9,000 वहाँ पे चला जाएगा, बैलेंस क्रेडिट होगा उसका, क्यों लायबिलिटी वो पे करना है। बाकी मैंने भर दिया होता तो यहाँ माइनस दिखता था, बाकी जो अमाउंट है इसके लिए वो कैरी फॉरवर्ड होके सितंबर में आ ही जाएगी ना। 3B में कैसे दिखेगा, 3B में कैसे दिखेगा, 3B अगर निकाल दूंगा मैं, माइनस, अब कोई अमाउंट होती थी तो उसके साथ एडजस्ट होगा, अब अमाउंट ही नहीं है तो माइनस वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा पोर्टल पे। कोई अमाउंट होगा तो उसके साथ कम करके आप दिखा सकते हो, लेकिन नेगेटिव वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होता। आईटीसी रिवर्स माइनस कैसे हो सकता है, मतलब वो लायबिलिटी है ना, तो लायबिलिटी में दिखाओ, तो यहाँ पे वैसे नहीं दिखा सकते, इसमें ऑप्शन नहीं है ऐसा। एक ये दिक्कत है मुझे यहाँ पे दिखाने में, तो मैंने उनको कॉल किया, टैली वालों को मैंने कॉल किया, ऐसा ऐसा मेरा प्रॉब्लम है, मैंने कोई कैपिटल एसेट भेज दिया, तो कैपिटल एसेट का आगे है, उसका भी सेक्शन आगे आएगा। समझो 60,000 का आपका आईटीसी एक एसेट के ऊपर, उसको आप 60 महीने यूज़ करो, 5 साल, इसका आपने आईटीसी लिया और आपने 60 महीना यूज़ किया, उसके बाद बेच दिया, तो जो कॉस्ट में बेचोगे उसका जीएसटी गवर्नमेंट को भर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर इसको 45 मंथ्स यूज़ किया तो महीने का 1,000 चार्ज आता है ना, 60 पार्ट है इसका, 60 दिन का लाइफ है, तो 45 अगर मंथ यूज़ किया तो 45,000 इतना आईटीसी, इतना अगर आउटपुट टैक्स आपने कलेक्ट किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपने 40,000 कलेक्ट किया तो 5,000 आपको भरना पड़ेगा, आपने क्लेम किया था 60,000, तो इसके लिए आपको क्लेम दिया था कि आप उसको 60 महीना यूज़ करके जो आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो, धंधा कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, इन द कोर्स ऑफ फर्दर्स ऑफ बिजनेस को यूज़ कर रहे हो, तो इसके लिए आपको तो मेहरबानी गवर्नमेंट ने की थी। अब गवर्नमेंट को क्या लगता है कि अब उसको आप बेच रहे हो तो 40,000 तक का आपका आईटीसी यूटिलाइज हो गया, 15,000 का बाकी था और 15 महीने आपको काम करना चाहिए था, तो 15 महीना आप मशीन नहीं रखोगे, इस मशीन से कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। हो सकता है आप उससे अच्छा नया मशीन लेके और अच्छा काम करके गवर्नमेंट को टैक्स दो, लेकिन ये मशीन का तो अभी क्या हो गया, 5,000 आपने टैक्स कम कलेक्ट किया, तो आप पॉकेट से भरो, तो भरोगी तो मतलब आउटपुट में ही ऐड करना पड़ेगा, आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, जो आपने आईटीसी पहले दिया होगा उसको रिवर्स कर दो। अब रिवर्स कर दो तो उतना मेरा इनपुट ही नहीं होगा, तो रिवर्स कैसे होगा। और यहाँ पे आप करने जाओगे 18(6) में है वो सेक्शन, हो इसमें अगर रिवर्सल में भी देखोगे, रिवर्सल इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसमें वो सेक्शन ही नहीं है। 42 है, 43 है, 37 देखा हमने, लेकिन सेक्शन 18 में जो रूल है उसका कुछ नहीं है। आईएसडी का भी दिया हुआ है लेकिन उसका कुछ रूल नहीं है। 18(6) में रूल 40 सब रूल 2 या 44 रूल लगता है उसको, उसका यहाँ पे रिवर्सल नहीं होता, तो वो एंट्री यहाँ पे नहीं होगी। मतलब यहाँ पे नहीं होगी, इसका अर्थ ये मीनिंग ये है कि आपको एडजस्टमेंट तो आप कर दोगे, लायबिलिटी को बढ़ा दोगे, ये भी पास करके जो भी करोगे उसका इफेक्ट 3B में, टैली के 3B में नहीं दिखेगा। अब जीएसटी पोर्टल पे तो अमाउंट उतना ऐड करके भर दोगे, लेकिन यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा। वैसे भी अपना जो आईटीसी जो हम लेते हैं, यहाँ पे अलग आईटीसी होता है, यहाँ पे टोटल आईटीसी होता है, सारे इनवॉइस जो रिकॉर्ड किए वो यहाँ पे होता है। हम कहाँ ये जो क्लेम कर रहे हो यहाँ दिखता है, नहीं दिखता।
वैसे ये भी है, अगर आप लाइबिलिटी ऐड कर दोगे तो उनके पास एंट्री नहीं है तो वो इफेक्ट इस रिपोर्ट पे उसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बैलेंस शीट पर तो पड़ेगा, मेरी लाइबिलिटी भी पड़ेगा, मेरे पास क्रेडिट होगा, उसको मैं घुमा फिराता हूँ जो भी करता हूँ तो मेरे बैलेंस शीट पे तो इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन वो इस महीने में जो बैलेंस शीट के एडजस्टमेंट के हिसाब से जो लाइबिलिटी यहाँ पे दिखनी चाहिए वो नहीं दिखेगी। 18(6) उनके जो भी सबसेक्शन 18(6) है उसका इफेक्ट उन्होंने प्रोग्राम नहीं किया, या अभी जो रिवर्सल में बोल रहा हूँ वो उन्होंने 18 से ही एडजस्ट करने को बोला है, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में उसका एडिशन नहीं होता, तो मैन्युअली करना पड़ेगा आपको। वो लाइबिलिटी जैसा टैक्स बनता है, टैक्स बनता है, अभी ये कैपिटल एसेट मैंने 5,000 रुपये क्या किया, कम कलेक्ट किया, तो मुझे भरना पड़ेगा ना, भरना पड़ेगा, तो मैं कैसे एंट्री करूँगा यहाँ पे, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ITC जो भी आप नाम आपकी समझ के लिए, कोई लॉ में नहीं लिखा कि यही नाम दो, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट मैंने लिखा, करंट एसेट, तो यहाँ पे एक्सपेंस है मेरे लिए, एक्सपेंस बस। अब ये क्या लिखेंगे यहाँ पे, एप्लीकेबल, ये जो पे कर रहा हो, ये जो पे कर रहा हो अभी लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ये जो एक्सपेंस है ना, जिस एक्सपेंस के ऊपर आप कोई टैक्स नहीं दे रहे हो, कोई ITC नहीं मिल रहा है, तो यस किया इसको, तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा मुझे, नेचर ऑफ सप्लाई में परचेस एग्जाम देना पड़ेगा, कोई टैक्स देना नहीं मुझे उसके ऊपर, वो जो 5,000 में एडजस्ट कर रहा हूँ वो कोई इंटरनल एडजस्टमेंट है, इनवर्ट सप्लाई कुछ भी लिया जिसके ऊपर टैक्स नहीं दिया तो वो नॉन टैक्सेबल है, तो उसको मैं एग्जाम लेता हूँ, एग्जाम में डाल देता हूँ। GST में आता है वो सब कुछ चीज़ GST में आती है, लेकिन उसके ऊपर टैक्स दिया क्या नहीं दिया ना, तो इसके लिए मैंने उसको एग्जाम दिया। इनवर्ट सप्लाई के ऊपर टैक्स दिया नहीं, आउटवर्ड सप्लाई में टैक्स लिया नहीं, तो उसको मैं एग्जाम में डालता हूँ। लाइबिलिटी है तो क्रेडिट आएगा, तो CGST 9%, 2,500 और AGST 9%, थ्री बी में ये इफेक्ट नहीं आएगा, इसका इफेक्ट थ्री बी में नहीं आएगा। लायबिलिटी बढ़ा दी आपने तो ये पोर्टल पे डालना पड़ेगा अलग से, जिसको बेचा उसका तो आप GST 1 में इफेक्ट दिखाओगे, जितना बेचा उतना ही अमाउंट डालोगे ना, लेकिन एज पर रूल 42 जो रूल 43 है कैपिटल एसेट का, 5,000 आपने कम कलेक्ट किया तो उसका रिवर्सल कैसे होगा, आउटपुट लायबिलिटी में उतना अमाउंट ऐड करोगे तो मेरे लिए वो रिकवर नहीं होने वाली। 180 डेज का जो रिवर्सल है वो बाद में क्लेम होगा। तो ये लेजर जो बनाया है यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, इसको मैं एक्सपेंस नहीं दिया, तब एसेट में डाल के रखा उसको, वो एसेट ही है, वो पैसा उतना मेरा बचने वाला है बाद में, अभी भर रहा हूँ मैं, बाद में वो मिलेगा ना, अभी मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया, वो इन्वेस्टमेंट एसेट में आता है तो उसको एसेट दिया, इसको तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, जेब से गया तो गया, वापस नहीं मिलने वाला, इसके लिए उसका एक्सपेंस में डाला। सामने तो कोई लेजर होगा ना, जब टैक्स ऐड करने को बोला है तो सामने कोई लेजर तो चाहिए, तो यहाँ पे लेजर चला गया परमानेंटली तो एक्सपेंस लेजर में डाल देंगे, और 180 डेज का रिवर्सल है वो बाद में उसको क्लेम करेंगे तो उसको एसेट में डाल दिया। वो लेजर जो वहाँ पे आएगा वो बाद में तो जीरो ही होगा, कुछ होगा नहीं उसमें, लेकिन ये तो परमानेंटली वहाँ पड़ा रहेगा। रिवर्सल का मतलब क्लियर हो गया?
कोई एसेट परचेज किया था, वो पूरा एसेट का रिवर्सल इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग बुक ऑफ अकाउंट फॉर दैट ईयर. Depreciation under the Income Tax Act has been claimed on the GST component of capital goods purchase. कुछ भी कारणवश जितना इनपुट टैक्स नहीं था, जितना एक्चुअली अवेलेबल था, जितना अलाउड था, जितना एलिजिबल था, उससे ज़्यादा अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया हो तो वो रिवर्सल होता है. कारण कुछ भी हो, कारण कुछ भी, ये कारण दो तो मालूम है अपने को. डिप्रिसिएशन जो एसेट लिया 20,000 का, 18,000 17 समथिंग उसका कॉस्ट था इंक्लूडिंग जीएसटी, 20,000 हो गया था, तो 20,000 का डिप्रिसिएशन क्लेम किया. बाद में पता चला अरे एसेट में 20,000 में जो टैक्स था उसका तो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, तो डिप्रिसिएशन ले लिया, अभी ऑडिट भी हो गया. अब जब जीएसटी का एनुअल रिटर्न भरने जा रहे हैं तब मालूम पड़ रहा है कि हमने डिप्रिसिएशन पूरे के ऊपर क्लेम किया था. तो अभी तो उसको तो कुछ कर नहीं सकते, तो आईटी से रिवर्स कर दो. आपको दो में से एक ही बेनिफिट मिलेगा, आइदर डिप्रिसिएशन मिलेगा या आईटी से मिलेगा. तो रिवर्सल इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग बुक ऑफ अकाउंट्स फॉर द ईयर दैट ईयर. एनुअल रिटर्न में जब करने जाएंगे तो उससे पहले उसका रिवर्सल हो जाना चाहिए. इनपुट्स हैव बीन यूज्ड टू मेक एन एग्जाम सप्लाई. कोई इनपुट यूज किया एग्जाम सप्लाई में, मतलब वो कॉमन क्रेडिट है, तो उसके लिए तो रूल 42 हम सीखने जा रहे हैं. ओके, इफ इनपुट्स आर एक्सक्लूसिवली यूज फॉर मेकिंग एग्जाम सप्लाई देन रिवर्स इट एज एंड व्हेन आइडेंटिफाइड टू हैव बीन क्लेम्ड. अगर मैंने ये इनवॉइस लिया, इसमें कुछ इनपुट लिया, वो एग्जाम सप्लाई के लिए यूज करता हूँ, तो इसका मैं मालूम पड़ गया मुझे अलग रखा है, तो रूल 42 की जरूरत नहीं है, इसको बाहर रखूंगा. लेकिन ऑडिट सर्विस ली तो कैसे बाहर रखेंगे, या कैसे बोलेंगे ऑडिट करने वालों को दो इनवॉइस दो, एग्जाम के लिए अलग दो, टैक्सेबल के लिए अलग दो. तो बोला मेरा जो काम किया उसका मैं इनवॉइस दूंगा, आपका रूल 42 है वो अलग से देखो, आप मेरे को मत बोलो. फिर कितने का देने का दो इनवॉइस, उसके लिए तो हिसाब करना ही पड़ेगा ना. अगर वो राजी भी होते हैं दो इनवॉइस देने के लिए तो भी आपको हिसाब करना पड़ेगा कि एकदम सप्लाई की अमाउंट कितनी है, टैक्सेबल की कितनी है, टैक्सेबल का इनपुट कितना है जो अपने को इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड कर रहा है. Inputs have been used for manufacturing supplies, some of which are used for non-business purpose. Non-business purpose के लिए तो उतना आईटी से रिस्ट्रिक्ट होगा. On a periodic basis, monthly या yearly, using a formula given below for common credits. कॉमन क्रेडिट जो होगा, अब रूल 43 इसके लिए एप्लीकेबल होगा, या 42 एप्लीकेबल होगा, या 43 एप्लीकेबल होगा. 42 इनपुट्स के लिए है और 43 जो है वो कैपिटल गुड्स के लिए है. बैंक का हमने देखा 50% आईटीसी बाय बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल कंपनीज, रूल 38 एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न ये कर देंगे वो. आईटीसी हैज़ बीन अवेल्ड ऑन ब्लॉक क्रेडिट, ब्लॉक क्रेडिट था उसका आईटीसी ले लिया, तो जो रेगुलर आपका रिटर्न जब करते हो जब उसको रिटर्न कर दो, या एनुअल रिटर्न जब करते हो तो उसको रिवर्स कर दो. At the time of filing regular return up to the date of filing annual return. गवर्नमेंट को प्रॉपर टैक्स मिलना चाहिए और रजिस्टर्ड पर्सन को प्रॉपर आईटीसी मिलना चाहिए. इसके लिए ये प्रोविजंस रूल समझना जरूरी है. और गलती हो गई तो उसको रिवर्सल कर दो, और पकड़े गए तो आपने गलती जानबूझ के की, पर्पजली की, टैक्स चोरी करने, टैक्स इवेशन के हिसाब से की, आपका क्या ऑब्जेक्टिव था. अगर गलती हो गई तो सेक्शन 73 का डिमांड आएगा, 73 सेक्शन का डिमांड आएगा, या अगर जानबूझ के किया तो सेक्शन 74 का डिमांड आएगा, डिमांड एंड रिकवरी. ठीक है, यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड क्लियर किया. अब बैकग्राउंड क्लियर किया, अब रूल 42 में बताऊंगा तो उसको टाइम बहुत लगने वाला है.
5 मिनट में ख़त्म नहीं होगा ये, 5 मिनट में ख़त्म नहीं होगा। इसका मैं इतना बोलता हूँ कि इसमें निचोड़ क्या होगा कि आपको प्रपोर्शनल कैसे करना है वो यहाँ बताया जाएगा। बस ये अपॉर्चुनिमेंट करने का फार्मूला देगा रूल 42, मैनर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज एंड रिवर्सल दे रहा हूँ, तरीका बताया जाएगा कि आपने क्या लिया, इनपुट लिया, किसके लिए लिया, एकदम सप्लाई भी कर रहे हैं और हाँ। अब इस महीने का आपका क्रेडिट कितना है, इस महीने का आपका जो जैसे टैली में रिकॉर्ड होके 1 लाख आ गया। अब दिखाता हूँ एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ इसका, एक्सपेरिमेंट को कल करता हूँ, आज आइडिया देता हूँ क्या है। कंपनी शर्ट कंपनी, इसको बंद करता हूँ। अब इसमें ये जो पार्ट है आईटीसी का, जैसे इनवॉइस एंटर किया ना, इनवॉइस एंटर हो गया 2,55,000 का, उसमें से जो इनपुट निकला वो 2,55,000, टोटल 5,10,000 का सप्लायर को टैक्स पे किया है। लेकिन ये जो टैक्स सप्लायर को पे किया, क्या इसमें सारा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हो? आउटवर्ड में एग्जाम सप्लाई भी है और टैक्सेबल सप्लाई भी है, तो ये सभी इनपुट का क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो इसमें से अगर आपके पास ऐसा कुछ इनपुट लिया हो जो एग्जाम के लिए यूज़ किया हो, उसको आप बाहर कर दोगे, इसका मुझे आईटीसी मिलेगा ही नहीं। और कॉमन है तो उसको अपॉर्चुनिमेंट कर दोगे, और जितना ये 255 में जितना ऐसा अमाउंट है जो रिस्ट्रिक्ट होगा जिसका आईटीसी, तो उसको एज पर रूल 4253 हमने यहाँ पे रिवर्स कर दिया और अदर में 1 लाख डाल दिया। अदर में रूल 42 में यह चला गया, 1 लाख में अदर चला गया। जो हमने एकदम सप्लाई के लिए इनपुट लिया था वो भी नहीं मिलेगा, तो 80,250 ये मिलेगा, ये 2 मिलेगा। ये 2 छोड़ के जो टैक्सेबल सप्लाई के लिए इनपुट लिया है वो 80,250 है। तो इस तरीके से दिखाना पड़ेगा। ऐसा क्यों दिखा रहे? जैसे आप HSN डाल के आउटवर्ड सप्लाई करोगे, उसको अपलोड कर दोगे, गवर्नमेंट को पता चलेगा, ऑफिसर को पता चलेगा जो आपका रिटर्न चेक करेगा कि इसका प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर ये कोई टैक्स कलेक्ट नहीं किया है, तो इसने एकदम सप्लाई कौन सा लिया। तो आपके सप्लायर ने भी तो GSTR 1 अपलोड किया होगा, आपके GSTR 2A में आया होगा, तो वो चेक करेगा कितना इसका आईटीसी है। तो इसका कुछ तो रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, ये एकदम सप्लाई भी कर रहा है और टैक्सेबल सप्लाई भी कर रहा है। और रूल 42 43 में कुछ भी नहीं है, जितना आईटीसी आ जाता है उतना पूरा ले लेता है। तो मतलब इसने रूल 42 का प्रोविजन देखा ही नहीं, रूल 42 अप्लीकेबल किया ही नहीं, तो फिर आपको बुलाएगा वो, या उसके हिसाब से वो एक अमाउंट निकालेगा और आपको डिमांड भेज देगा। इसको मालूम है कि इसका करीबन टर्नओवर देखते हुए इसका 20 लाख तो आईटीसी उसने ज़्यादा क्लेम किया है, तो इसको 25 लाख का डिमांड भेज देते या 50 लाख का भेज देते। 50 लाख कहाँ से आ गया? आपके तो पसीने छूट जाएंगे। फिर आप बोलोगे अरे ये रूल है, ऐसा ऐसा है। फिर जो रिटर्न करने वाला होगा उसको पता नहीं है या आपको मालूम पड़ेगा कोई गड़बड़ की, तो आप एक्सपर्ट के पास जाओगे कि देखो ये आ गया, तो उसने बोला क्या रिटर्न भरा, वो देखेगा बराबर है या आपने किया नहीं। तो 50 लाख तो इतना नहीं बनता है, तो नहीं बनता है तो बोलो आप कितना है। फिर आप हिसाब किताब करोगे और बोला कि मेरा 15 लाख बनता है, बोले ठीक है 15 लाख भर दो, बात खत्म। मांगेगा तो कुछ भी मांगेगा, उसके पास डिटेल नहीं है ना, उसको डाउट आ गया। इतना समझ में आएगा ना, आप जितना अभी आपको मालूम पड़ा, आपको बोला रिटर्न चेक करो इसका, तो आप ये जो चेक करोगे ना, कोई भी ऑफिसर होगा वो क्या है, उसको लॉ पूरा आता नहीं है, लेकिन क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है, इतना आपको बता दिया। जैसे कंपाउंडर कितना, जो नर्स होती है या
जो वार्ड बॉय होता है वो कितना सीखे हुए रहते हैं, ये टेस्ट करो, वैसे ही उतने ही लोग सीखे हुए रहते हैं, उनको लॉ पूरा पता नहीं होता। आपको इतना ही देखना है। बस इतना देखो, ये देखो, उतना वो देख लेते हैं, उतना उनको ट्रेनिंग मिलता है कि ये चेक करो, इसके ट्रेनिंग में ये देखो कौन सा सप्लाई है, एकदम सप्लाई कर रहा है क्या, वो देखो एकदम सप्लाई कर रहा है तो रिवर्सल कुछ किया है क्या हर महीने, या वो साल के बाद किया है क्या, अप्रैल टू मार्च का ईयर खत्म हो गया तो रिवर्सल एक्सपेक्टेड है आगे वाले 6 मंथ में, उसमें नहीं है। फिर देखो उसका एनुअल रिटर्न में रिवर्सल किया है क्या, नहीं है, तो निकालो उसका स्क्रूटिनी, कितना अमाउंट बनता है वो निकालो। तो कहाँ कहाँ डिमांड आ सकता है गवर्नमेंट के तरफ से, उसका वो एक लिस्ट बनाते हैं, उसके हिसाब से वो रिटर्न चेक करते हैं, और जहाँ पे उनको लगता है कि यहाँ पे उन्होंने लॉ वायलेट किया है, कानून का पालन नहीं किया है, यहाँ पे गवर्नमेंट को टैक्स मिलना चाहिए, बस तो 4, 5, 10 जितनी भी सिचुएशन होंगी उतना उनको सिखाया जाता है, उतना उनको बताया जाता है, वैसे वो चेक करते हैं और अंधाधुंध कुछ भी अमाउंट डाल के नोटिस भेज देंगे। और फिर आप फिर से हिसाब करोगे या डिमांड इतना आ गया तो फिर अच्छे आदमी से जिसको पूरी जानकारी है कि जो पैसा लो छोड़ो भाई, इसमें से जो आपका फीस है वो ले लो। लोग पहले क्या करते हैं, किसी से भी सस्ते में जो काम करता है उससे काम करवाते हैं, उसको जितना आता है वो काम करता है, पूरे रूल देखता नहीं है, चलता रहता है काम। अब 3-4 साल वैट का ही काम चल रहा है, कोई जीएसटी का कोई नोटिस नहीं आया किसी को, उनका लग रहा है काम बराबर चल रहा है, लेकिन एनुअल रिटर्न होने के बाद में 7 to 2 मंथ्स का पीरियड दिया है जिसमें आपको अकाउंट रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए बोला, तो अभी चालू हो जाएगा नोटिस आना, जो एनुअल रिटर्न फाइल किया चालू हो जाएगा। अब 2 साल हो जाएंगे उसके तो उसका काम चालू हो जाएगा, तीसरे साल में उसका नोटिस आना चालू हो जाएगा, फिर वो 17-18 का भी आएगा, 18-19 का भी आएगा, तो 3 साल का साथ में आया। तो 1 साल का 15 लाख बनता था, दूसरे साल का 15 लाख, तीसरे साल का 15 लाख, तो वो 1-2 करोड़ का नोटिस भेज देंगे। इतना बड़ा अमाउंट का नोटिस आएगा तो फिर वो जिसका जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा वो किसी अच्छे आदमी से ही करवाएगा, अरे इतना क्यों आ गया नोटिस। अब कोई मरीज बीमार है, उसको उसकी बीमारी बढ़ जाती है तो लोग क्या करते हैं, अभी चलो फैमिली डॉक्टर के पास हो, बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे, वैसे ही हो जाता है। अब ज़्यादा अपने गले तक आ गया अभी, अब इसके पास नहीं रहेंगे, ये कितना ही बोलेंगे अरे मैं कर दूंगा, कुछ नहीं है, वायरल ये वो है, नहीं बस हो गया अभी, बस हो गया। हाँ बस, हाँ वैसे आप करोगे, तेरा फीस महीने का 3,000 है और मेरे को अभी 1.5 करोड़ भरने को बोल रहा है, 1 करोड़ ज़्यादा फीस देंगे और ये काम निपटा लेंगे। फिर वो बोलेगा कि आपने ये रूल अप्लाई नहीं किया, और उसमें नोटिस में लिखा रहता है कि ये कौन सा सेक्शन है जो आपने फॉलो नहीं किया, जिससे आपका डिमांड आ रहा है, ऐसे हमको लगता है, वो देंगे। तो फिर आप बोलोगे कि आपका जो काम है उसमें वो रूल एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपके काम में वो रूल एप्लीकेबल हो रहा था लेकिन आपने उसको कंसिडर नहीं किया और गलत लायबिलिटी निकली, जानबूझ के नहीं किया, हो गया गलती से। या फिर आप बोलोगे कि मेरा फ्रीजर है, 2 फ्रीजर थे जो एकदम सप्लाई कर रहा था, वो सामान तो हम बाहर ही बेचते थे, वो आता ही नहीं था हमारी दुकान में, तो फ्रीजर यूज़ किया, सर्विसेज यूज़ की, वो हमने टैक्स सप्लाई के लिए की, आप प्रूव कर दो। होटल होगा ऐसे, इसके लिए आपने रूल लगाया नहीं होगा, उसको लगता है कि ये दूध भी बेच रहे और आइसक्रीम भी बेच रहे, दूध के ऊपर टैक्स नहीं है, आइसक्रीम के ऊपर टैक्स है, और सारा क्रेडिट लेते, सिर्फ आइसक्रीम का टैक्स भरते हैं, लेकिन रूल फुटलू में कुछ रिवर्सल होना चाहिए, वो नहीं हुआ, पूरे आईटी से ले लिया, ऑडिट फीस का भी पूरा आईटी से ले लिया, टेलीफोन सर्विसेज ली उसका भी आईटी से ले लिया, इंटरनेट सर्विस थी उसका भी आईटी से, कुछ तो आईटी से रिवर्स करो। जितना जीएसटी 1 में भर दिया सप्लायर ने, 2A में जितना आ गया उतना पूरा के पूरा खा गया आईटी से। तो आप बोलोगे नहीं, एकदम सप्लाई के लिए हमने कोई इनवर्ट सर्विस ली ही नहीं, इनवर्ट सप्लाई तो बाहर के बाहर ही चला गया, अंदर कुछ आया ही नहीं। लेकिन ऑडिट तो दोनों का हुआ ना, भले सप्लाई बाहर से हुआ हो, ऑडिट का रिवर्सल करो, सर्विस दोनों के लिए है ना, चाहे अंदर लेके बेचो। फ्रीजर का बोल सकते हो, फ्रीजर में डाला ही नहीं हमने, वो फ्रीजर का तो हम पूरा आईटी से लेंगे, तो थोड़ा हमने फ्रीजर यूज़ किया। अगर फ्रीजर यूज़ किया दूध के लिए भी और आइसक्रीम के लिए भी, तो दूध कितना बेचा,
आइसक्रीम कितना बेचा, तो फ्रीजर का आईडी से पूरा नहीं मिलेगा, यही बोल सकते हो, लेकिन सर्विस का तो अपॉर्चुनिटी होना ही होना है। तो ठीक है, फिर कितना व्यवसाय है? आप बोल रहे हो 2 करोड़, 2 करोड़ नहीं 20 लाख होगा, तो 20 लाख है। ये रूल में बैठ रहा है, ये रूल में बैठ रहा है, जितना एक्चुअल में आपको देना चाहिए उतना आप दोगे। वो एग्री करना पड़ेगा उसको, अगर वो एग्री नहीं करता है तो आप अपील में जाओगे, मंजूर नहीं है, चलो ठीक है, रुकते हैं यहाँ पे।